हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन में मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के विकास के बारे में और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। अब इस अध्याय 2 के भाग 2 में हम मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको पता है विश्व में सबसे पहले जिस सभ्यता में लेखन कला का विकास हुआ वो कौन सी थी? जी हाँ, वो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया में लेखन कला का सर्वप्रथम विकास हुआ था। जब लेखन या लिपि के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उच्चारित ध्वनियाँ और जो होती हैं दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। हमारे द्वारा बोले गई जो ध्वनि होती है या हम जो बोलते हैं उसे दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो लेखन बन जाता है। लेखन कला में हमने ये जाना कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लेखन कला के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे और मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका या टैबलेट पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उसमें चित्र जैसे चिन्ह हैं, संख्याएं हैं आदि इसमें दर्शाई गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ भी हमें मिली हैं जो वहाँ के दक्षिण का जो शहर उरूक जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पर आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की रही होगी। बच्चों, लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। लेन देन छोटे भी होते थे और लेन देन बड़े भी होते थे। तो सभी तरह का हिसाब किताब या लेन देन रखने के लिए इन पट्टिकाओं पर लिखकर हिसाब किताब रखा जाता था, लेन देन किया जाता था। और जब ये उपयोग में नहीं आता था, यानी कोई भी हिसाब किताब जब आवश्यक नहीं होता था या कोई लेन देन बाकी नहीं रहता था तो इन पट्टिकाओं को इनको नष्ट कर दिया जाता था और लेन देन को क्लियर कर लिया जाता था पट्टिकाओं को नष्ट कर। जैसा कि आप देखते हैं कि आज हम कागज़ का इस्तेमाल करते हैं और अनुपयोगी होने पर कागज़ को अपन फाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे ही उन पट्टिकाओं को भी तोड़ दिया जाता था। बच्चों, मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी वो बहुत ही अद्भुत थी। इसकी अद्भुत बात ये थी कि इसमें जो चिन्ह होते थे वो कील या कीलाकार चिन्ह होते थे, इन्हें क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की जो लोग थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और जो लिपिक होता था, जो हिसाब किताब या गणना करता था, वो चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे वो आसानी से एक हाथ में पकड़ सके। इन पट्टिकाओं के चारों जो कोने होते थे या चारों सिरे होते थे उनको भी चिकना कर लिया जाता था। जो लिपिक होता था वो सावधानी से सब उसकी सतह को चिकना कर देता था और फिर गीली ही होने पर, यानी कि सूखने से पहले ही सरकंडे की जो लकड़ी होती थी, सरकंडे की जो तीली होती थी, उसकी तीखी नोक से वो उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह या यूनिफॉर्म बना देता था। बच्चों, जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थीं तो ये बहुत ही पक्की हो जाती थीं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं जिन्हें आग में तपा लिया जाता है। जब उन पर लिखा जाता था, कोई भी हिसाब किताब लिखा जाता था तो ये इसकी विशेषता थी कि एक बार सूख जाने पर उस पर दोबारा से ऊपर से कुछ भी लिखना संभव नहीं था और कोई भी हिसाब किताब लिखने के पश्चात जब अनुपयोगी हो जाता था तो उसे फिर उसे फेंक दिया जाता था। इस प्रकार ये जो पट्टिकाएँ थीं वो लेन देन के लिए, हिसाब किताब के लिए उपयोग में आती रही थीं। मेसोपोटामिया के खुदाई स्थल से हम देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये पट्टिकाएँ हमें मिली हैं और ये पट्टिकाएँ ही ये एक ऐसी संपदा हैं जिनके कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पट्टिकाओं पर कैसे कीलाकार चिन्ह उकेरे गए हैं। इनको आप देख सकते हैं। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है जो आपको दिख रही है, और ये जो चिन्ह हैं वो कीलाकार, ये सरकंडे की लकड़ी से बनाए गए हैं। बच्चों, मेसोपोटामिया में भी जो लेखन कला थी उसमें भी उनकी अपनी स्वयं की एक वर्णमाला थी, जिसमें कि अनेक वर्ण थे, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था लेखन कला को, क्योंकि जो लिपिक होता था उसे सैकड़ों चिन्ह बनाने पड़ते थे, सैकड़ों चिन्हों को लिखना पड़ता था, और वो भी उस गीली पट्टी को सूखने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि यदि पट्टिका सूख जाती थी तो उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लेख लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अब हम आपको बताते हैं कि मेसोपोटामिया में शिक्षा का क्या स्तर था। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो जो समाज के लोग, बहुत कम लोग ऐसे थे जो शिक्षित थे, पढ़ लिख सकते थे। ऐसे लोग थे जो कि ज़्यादा अधिक लिखना पढ़ना इसलिए भी नहीं जानते थे, क्योंकि इसमें जो लेखन कला में जो प्रतीक या चिन्हों की संख्या थी वो सैकड़ों की संख्या में थी, और ये जो शब्द थे या वर्ण थे या चिन्ह थे, ये बहुत अधिक पेचीदा भी थे। तो इससे मेसोपोटामिया के अधिकांश लोग इसको ना तो लिख पाते थे और ना ही पढ़ पाते थे। यदि राजा पढ़ना जानता था और यदि वो किसी भी पट्टिका को पढ़ सकता था, तो वो उसकी ये इच्छा रहती थी कि उसके प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख हैं उनमें जो भी तथ्य हैं उसके अंदर, उसे भी उसका उल्लेख करना आवश्यक होता था। अब हम मेसोपोटामिया की साक्षरता के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मेसोपोटामिया के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पर साक्षरता की दर बहुत कम थी। इसका एक कारण लेखन कला में जो कीलाकार चिन्ह थे उनकी अधिक संख्या होना, जो कि सैकड़ों की संख्या में ये चिन्ह थे। इसके अलावा ये अत्यंत पेचीदा भी थे और पढ़ने में काफ़ी जटिल भी थे। इस कारण मेसोपोटामिया के अधिकांश लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो लेखन कला थी यदि लेखन कला में यदि राजा पारंगत होता था तो वो ये चाहता था कि उसके प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए जिन्हें वो उसमें लिखना चाहता है। अधिकतर जो लिखावट है वो बोलने के तरीक़ों को दर्शाती है। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया को जो परंपरागत कथाएं हैं, मेसोपोटामिया की शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की जो परंपरागत कथाएं हैं, उनके अनुसार जो उरुक था वो एक बहुत ही सुंदर शहर या नगर था, जिसे अक्सर केवल शहर के नाम से ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर, जो कि उरुक का शासक था, उसके साथ जोड़ा जाता है। इस जो सुमेरियन महाकाव्य में ये बताया गया है कि उन दिनों जब एनमरकर का राज्य था, उस समय व्यापार क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। एनमरकर ने ये घटना बताती है कि एनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाने के लिए अपने एक दूत को अरट्टा नामक एक शासक के देश में भेजता है। वह जो दूत होता है वो चांद तारों की रोशनी में और दिन में सूरज की रोशनी में अपने जटिल मार्ग पर आगे बढ़ता है। काफ़ी पहाड़ों और कई बाधाओं को लांघते हुए वो अरमट्टा से मिलता है, परंतु कई बार की यात्राओं को दोहराने के पश्चात भी वह एन मरकर के लिए बहुमूल्य रत्न और लाजवर्द नहीं ला पाता है। तब राजा
कर ने बताया जाता है कि अपने स्वयं के हाथ से गीली मिट्टी पर अपने हाथ से कुछ शब्द लिखे थे और एक चिकनी मिट्टी से लिखी गई पट्टिका को लिखकर उसे उस दूत को सौंप दिया था। ये बात उल्लेखनीय है कि उस समय तक राजा यनमरकर के समय तक ना तो व्यापार का प्रचलन हुआ था और ना ही लेखन कला में लिखने का प्रचलन हुआ था। ये बताया जाता है कि जब लिखी हुई पट्टिका दूत अरट्टा के शासक के हाथों में सौंपता है तो उसने उसकी जांच की थी और उसने देखा कि उच्चारित शब्द जो थे वो कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसको देखते ही उसकी त्योरियाँ बढ़ गई थी, त्योरियाँ चढ़ गई थीं। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी थी। ये घटना बताती है, ये बताया जाता है कि जब पट्टिका को लेकर दूत अरट्टा के शासक के पास पहुंचा तो उसने उसकी बहुत अच्छी तरह जांच की थी और उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई थीं और उसने उन उच्चारित जो शब्द थे कील या कीलाकार शब्दों को देखा और उसे बहुत देर तक नज़र गड़ाकर देखता रहा था। इस घटना का कोई प्रामाणिक नहीं माना जा सकता कि ये कोई सत्य घटना नहीं मानी जा सकती, लेकिन ये घटना इस बात को दर्शाती है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। वह राजा यनमरकर था और इसका से हमें ये भी पता चलता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम मेसोपोटामिया के मंदिर और राजा के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्ञानवर्धक लगेगा। इसलिए अब मिलते हैं हम अगले भाग 3 में, जिसमें हम आपको मेसोपोटामिया के मंदिर और राजा के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।